हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 12 से 16 नंबर का वेटेज है इस पर्टिकुलर चैप्टर को। इस चैप्टर को अगर आप देखते हो आईसीए मॉड्यूल से तो लगभग 70 पेजेस का पूरा सिलेबस है। इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर आप इसको ऊपर ऊपर से पढ़ते हो तो यू मे फाइंड इट वेरी इजी, बट अगर आप उसको लाइन बाय लाइन अगर अच्छे से पढ़ते हो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सिखाता हूँ तो ये एक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा करने नहीं वाला हूँ। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके जाने वाला हूँ विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट स्टार्ट विद द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। आज हम कवर करेंगे पार्ट वन। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम खत्म करेंगे पार्ट वन को। पार्ट वन टॉक्स अबाउट सेक्शन 4 to 25 नोट्स, बिल्स, चेक्स, एंड सेक्शन 26 to 45A विच पार्टीज टू नोट्स, बिल्स एंड चेक्स। इसके बाद में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पार्ट भी हम लेंगे। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैंने पूरा नोट्स आपका ऑलमोस्ट 95% आईसीआई का मॉडल इस नोट्स में कवर किया है। जहां जहां पे मैं लिखता हूं कि आपको रेफर करना पड़ेगा एग्जांपल ऑफ आईसीआई मॉडल, सिर्फ वहीं पे आईसीआई मॉडल रेफर कीजिए, नहीं तो ये नोट्स पढ़ना इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ is to legalize the system by which instruments could pass from hand to hand by negotiation like any other goods। सबसे पहले आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि क्या। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें से एक पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट आपने 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स में एंड सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में भी आपने सीखा है। आपको समझ में आना चाहिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। इसके साथ साथ मैं 2 और ऐड करूंगा, एक है प्रोमिसरी नोट एंड तीसरा है चेक। सो दिस होल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट टॉक्स ओनली एंड ओनली अबाउट 3 इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट इज प्रोमिसरी नोट, सेकंड इज बिल ऑफ एक्सचेंज एंड थर्ड इज चेक। वैसे अगर देखा जाए तो चेक इज ऑल्सो वन ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली। तो देखा जाए तो सिर्फ 2 पार्ट है, एक है प्रोमिसरी नोट, दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज का और एक सब पार्ट है चेक। इसलिए टोटल मिला के हम कितनी चीजों को पढ़ने वाले, 3 चीजों को। तो क्या ये पूरे एक्ट में सिर्फ 3 चीजों के ऊपर चर्चा है क्या? जी हाँ। स्टार्टिंग के लेक्चर में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये 3 जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे आप इन्फोर्स कर सकते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इनकी जो पार्टीज है, आपको याद है क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने देखा था राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, लेट इट बी बेलमेंट, लेट इट बी प्लेज। तो यहाँ पे भी पार्टीज होती है। याद आया क्या आपको? जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई आपने सुना होगा। क्या क्या है वो सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन उन व्यक्तियों की राइट्स क्या रहती है, लाइबिलिटीज क्या रहती है, वो अगले वाले पार्ट में। अभी ये टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने बताया था कि अगर आप थोड़ा सा उसको पढ़ते हो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो, उसके बाद में इफ यू अप्लाई द कॉमन सेंस आपको शायद आंसर सही आ सकता है। मतलब एग्जाम के टाइम पे अगर आप कोई सेक्शन भूल भी गए, अगर आप कोई सेक्शन भूल भी गए लेकिन फिर भी आपको एक आधा राइट आंसर आ जाएगा जस्ट बाय अप्लाइंग योर कॉमन सेंस। लेकिन यहां पे मैं आपको रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऐसा नहीं होता। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इफ यू अप्लाई योर कॉमन सेंस आपका आंसर गलत जाने का चांस है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉ में क्या लिखा है वही फॉलो करना पड़ेगा। लॉ बनाने के टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट निगोशिएबल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इस लॉ को बनाने के टाइम पे कुछ लॉजिक्स आपको मैं दूंगा, लेकिन कुछ जगह पे हमें लॉजिक्स नहीं मिलेंगे, कुछ जगह पे हमें कंप्लायंसेस ही मिलेंगे। मतलब लाइक योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कुछ पार्ट में यहां पे लॉजिक मिलेंगे लेकिन कुछ पार्ट में यहां पे लॉजिक नहीं मिलेंगे। वहां पे हमें सीधा सीधा हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन को समझना पड़ेगा एंड प्रोविजन को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, 1-2 घंटे का लेक्चर होगा, वैसे सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। तो चलो चालू करते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बोला है, इस लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू लीगलाइज द सिस्टम बाय विच द इंस्ट्रूमेंट्स कुड पास फ्रॉम हैंड टू हैंड बाय निगोशिएशन। अभी ये निगोशिएशन वर्ड का मीनिंग क्या है? निगोशिएशन मतलब आपको बार्गेनिंग लगता है क्या? तो
कॉमन लैंग्वेज में अगर आप बोलते हो निगोशिएट करना यानी कि बार्गेनिंग करना, मतलब कस्टमर एंड जो सेलर है उसके बीच में जो निगोशिएशन होता है, इट इज वेरी करेक्ट अगर आप जनरल इंग्लिश में बोलते हो। लेकिन लॉ में निगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करना, उसको बोलते हैं निगोशिएशन का प्रोसेस। वो भी आगे आएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक पार्ट बोल देता हूं। ये एक्ट आया क्यों, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। वैसे ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको फिर से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से दो तीन चीज़ें आपको रिवाइज करके देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए एक सेलर है एंड बी एक बायर है। ए ने कुछ सेल किया है उसके बायर को, मतलब सेलर हैज सोल्ड सम गुड्स टू बी एंड बी इज गोइंग टू मेक द पेमेंट। अभी उसके पास में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, उसके पास में ऑप्शन रहता है कैश, सबसे बढ़िया ऑप्शन कैश। तो अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कुछ काम है ही नहीं। उसके बाद में उसके पास अगर कैश नहीं रहेगा लेकिन उसके बैंक में बैलेंस रहेगा, देन वो क्या बोलेगा कि भैया जी बैंक में बैलेंस है, तो बैंक में क्या कर सकते हैं, हम चेक इशू कर सकते हैं, या फिर आरटीजीएस कर सकते हैं, या फिर एनईएफटी कर सकते हैं, या फिर अभी नए ज़माने का गूगल पे, या फिर जी पे, या फिर पेटीएम, या फिर जो भी है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट होगा, इट डिपेंड्स ऑन द बायर एंड द सेलर। मतलब अगर सेलर ने बोला है, जैसे कि आपके क्लास में अगर आपकी क्लास ने बोला है कि आप स्टूडेंट लोग जितना भी फीस देते हो, यू मस्ट पे द फीस थ्रू ओनली ऑनलाइन बैंकिंग चैनल, जैसे कि एनईएफटी करो या आरटीजीएस करो, डायरेक्टली नेट ट्रांसफर करो, तो ये क्या हो गया, पेमेंट मेथड हो गया। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि आप कैश में भी दे सकते हो, चेक में भी दे सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के द्वारा भी दे सकते हो, तो ये क्या हो गया, वन ऑफ द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल टू यू फॉर मेकिंग द पेमेंट। लेकिन द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या कैश के पीछे कोई लीगल बैकग्राउंड है, क्या नहीं है। चेक के पीछे कोई लॉ है क्या, जी हाँ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसके पीछे काम करता है। एंड ये आरटीजीएस, एनईएफटी, गूगल पे, ये क्या है, ये रियल टाइम सिस्टम से, मतलब इट इज एज गुड एज आपके पास अभी के अभी बैंक अकाउंट में पैसा जमा है, इमीडिएटली जस्ट आप क्या कर रहे हो, एक मीडियम के द्वारा सामने वाली व्यक्ति को फंड्स ट्रांसफर कर रहे हो। लेकिन चेक में वैसा नहीं होता। चेक में क्या होता है, चेक में आप एक दिन में उनको चेक दे देते हो, उसके बाद में वो बैंक में जाएगा, डिपॉजिट करेगा, एंड कम से कम 2 दिन के समय में, या फिर अभी सीटीएस आ चुका है तो 1 दिन मिनिमम लगता है क्लियर होने के लिए। वो सीटीएस सिस्टम क्या रहता है वो भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो सीटीएस सिस्टम के द्वारा वो चेक 1 से 2 दिन मैक्सिमम उसमें फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन ये फंड्स ट्रांसफर होने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो हमें देखने हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। क्या और कोई ऑप्शन है क्या पेमेंट करने का, जी हाँ, आपको याद है क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर। ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉई को बोलता है कि मुझे पेमेंट कर, यानी कि यहाँ पे ड्रॉवर कौन बनेगा, अभी आप ही बोलो, आपको थोड़ा सा 12th का नॉलेज याद आना चाहिए। अगर ये एक सेलर है तो ये क्या बन जाएगा, ड्रॉवर बन जाएगा। ड्रॉवर बोलेगा ड्रॉई को कि पे मी और माय ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज XYZ बिफोर दिस पर्टिकुलर डे, और अगर पे नहीं किया तो उसके आगे इतना इतना इंटरेस्ट लगेगा। उसके ऊपर ड्रॉवर का सिग्नेचर रहता है, बाद में एक्सेप्टेंस जो करता है व्यक्ति उसका सिग्नेचर रहेगा। ऐसे चीजें आपने सीखी थी 12th के अकाउंट्स में, लेकिन आपको उसका लीगल बैकग्राउंड कुछ भी पता नहीं था। वो ही लीगल बैकग्राउंड अभी हम देखने वाले। क्या और कोई ऑप्शन है क्या, जी हाँ, एक हुंडी करके एक ऑप्शन था, लेकिन वो हुंडी जो ऑप्शन है, मैं उसको आपको एक एग्जांपल भी बोलूंगा हुंडी का। वो हुंडी का ऑप्शन जो है अभी वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर कवर नहीं होता, ये चला जा चुका है, उसकी जगह आ चुका है प्रॉमिसरी नोट। तो ये प्रॉमिसरी नोट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। प्रॉमिसरी नोट सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को एक कागज पे लिख के देता है कि आई प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू यू बिफोर दिस सर्टेन डे। ये होता है प्रॉमिसरी नोट। मैं आपको इमीडिएटली जो 3 हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कवर करने जा रहे हैं, फर्स्ट इज प्रॉमिसरी नोट, सेकंड इज बिल ऑफ एक्सचेंज एंड थर्ड इज चेक। इसके इमीडिएटली सिर्फ आपको प्रो फॉर्मा दिखा देता हूं, गूगल पे जाके देखोगे तो आपको भी मिल जाएंगे। अदरवाइज इसमें से चेक आपने ऑलरेडी देखा भी होगा।
चलो ये देखो प्रोमिसरी नोट, ये स्पेसिमेन में बाद में जाके भी दिखाऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको ऊपर ऊपर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये प्रोमिसरी नोट है। अभी यहाँ पे प्रोमिसरी नोट में देखो अमाउंट दिख रहा है, प्लेस दिख रहा है, डेट दिख रहा है, तो कितने रुपीज का अमाउंट वो प्रॉमिस कर रहा है पेमेंट करने के लिए। उसके बाद में कौन कमिट कर रहा है, आई मिस्टर एबीसी, मतलब दिस इज द पर्सन हु इज मेकिंग द प्रॉमिस टू द नेक्स्ट पार्टी। मिस्टर एबीसी मेक कमिटमेंट टू पे एक्स वाई जेड द सम ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी, द सम ऑफ, यहाँ पे डॉलर है तो वहां पे अपने इंडिया में रुपीज आ जाएगा। तो जितना भी वो कमिट कर रहा है कि मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि इतना अमाउंट मैं तुझे दे दूंगा, तो ये अमाउंट उधर आ जाएगा। रीपेमेंट्स टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ 200 इक्वल पेमेंट्स, तो अगर ये ईएमआई जैसा ईच मंथली इंस्टॉलमेंट जैसा सिस्टम रहेगा तो वो आपको डालना पड़ेगा प्रॉमिसरी नोट में। अगर ये वन स्ट्रोक पेमेंट है, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का प्रॉमिसरी नोट है, तो वहां पे सिर्फ अगर एक ही दिन पे पूरा का पूरा पेमेंट अगर आपको चाहिए तो वैसे भी आप डाल सकते हो। इन विटनेस देयर ऑफ, तो यहाँ पे अगर विटनेस की जरूरत लगती है तो वो भी आ जाएगा। उसके बाद में ये सिग्नेचर ऑफ बोरोर, सिग्नेचर ऑफ बोरोर मतलब कौन, द पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस टू पे, यानी कि कौन, प्रॉमिसर। और यहाँ पे नोटरी पब्लिक का सील, नोटरी पब्लिक यानी कि अभी इंडिया में स्टैंप रहता है 100 रुपीज का स्टैंप या 500 रुपीज का स्टैंप, तो उसके ऊपर यूजुअली ये प्रॉमिसरी नोट क्या करते हैं, बनाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो ये प्रॉमिसरी नोट, ये ऐसे कुछ दिखता है, ये बहुत ही पुराना प्रॉमिसरी नोट है। तो यहाँ पे हैंडराइटिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ देखो यहाँ पे देखो मैं स्टैंप दिखा रहा था आपको, तो ये गवर्नमेंट का स्टैंप रहता है। जो भी आप जिस भी स्टेट में हो उसके पोस्ट ऑफिस में आपको ये सारे स्टैंप मिल जाएंगे। अदरवाइज आप नोटरी पब्लिक के पास चले गए, नोटरी पब्लिक यानी कि अगर आपको पता है कि रेंट एग्रीमेंट करने के लिए हम जाते हैं नोटरी के पास, तो वहाँ पे भी आप जाके ये स्टैंप्स कलेक्ट कर सकते हो। मतलब यू मस्ट पे सर्टन अमाउंट देन ओनली यू विल गेट द स्टैम्प, और वो आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद में सिग्नेचर इज इंपॉर्टेंट। ये सारे एस्पेक्ट्स हम बहुत डिटेल में देखने आगे देखेंगे, मैं सिर्फ अभी आपको ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में देखो ये देखो ये एक फैंटास्टिक एग्जांपल है प्रॉमिसरी नोट का। यहाँ पे देखो स्टैम्प पेपर के ऊपर ही बनाया गया है। ये स्टैम्प पेपर अभी आपको पता होगा 100 रुपीज़ का आता है, 500 का आता है, 1000 का आता है। तो यहाँ पे ऐसे प्रॉमिसरी नोट बनाया गया है। उसके बाद में ये देखो चेक, ये एक बेरर चेक है। बेरर चेक कैसे है वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। ये ऑर्डर चेक है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेरर दिख रहा है क्या, और बेरर, इसको बोलते बेरर चेक। और यहाँ पे और ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर चेक बोलते। उसके बाद में ये है एक बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे देखो 3 months आफ्टर डेट पे मिस्टर आर और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ ₹1,50,000 वैल्यू रिसीव्ड टू मिस्टर मिसेस क्यू साइंड बाय मिस्टर पी। तो यहाँ पे ड्रॉअर ड्रॉई उनका सिग्नेचर लगेगा। ये और एक फॉर्मेट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। और ये जो बंद हो चुका है, जो अभी होता नहीं है, हुंडी बोलते हैं उसको। तो प्रॉमिसरी नोट पुराने ज़माने में उसको हुंडी बोलते थे। तो ये देखो ये खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 2 रुपीज़ का खादी हुंडी, ये बहुत पुराने ज़माने में होता था, अभी नहीं होता ये 2500 का हुंडी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम सारे एग्जाम्पल्स वन बाय वन बाद में देखेंगे। अभी हम फिर से हमारे डिस्कशन के ऊपर आते हैं, टेक्निकल डिस्कशन के ऊपर। तो सबसे पहले ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक जो भी मार्केट में इशू हो रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो लीगलाइजेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनने जरूरी है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो हम किसी व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल बना सकते। अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रॉड होने का चांस है। यहाँ पे कोई किसी को, मतलब मैंने शायद आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया कि आई विल पे टू यू सम ऑफ मनी आफ्टर सो एंड सो डेट, ऐसे मैंने आपको बोला, आपने उसको एंडोर्स कर दिया, वो दूसरे व्यक्ति ने तीसरे को एंडोर्स कर दिया, ऐसे बहुत सारे 4-5 व्यक्तियों ने एंडोर्स कर दिया, एंड अल्टीमेटली जो ड्रॉई था उसने डिसऑनर कर दिया, तो एग्जैक्टली किसको लायबल बनाएंगे, ये क्वेश्चन अराइज होगा। तो ये सारे जितने भी सिचुएशंस आने के चांस है, वो सिचुएशन के ऊपर क्या एग्जैक्टली
प्रोसेस होना चाहिए, ये सारा प्रोसीजरल पार्ट किस में दिया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि अगर आप यहाँ पे लॉजिक ढूंढने जाओ तो शायद आपको लॉजिक्स नहीं मिलेंगे, कुछ हद तक लॉजिक मिलेंगे लेकिन कुछ हद तक आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंसेस ही देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला मोटिव क्या था, टू लीगलाइज दिस सिस्टम ऑफ निगोशिएटिंग इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएशन यानी कि क्या, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कितने हैं, 3, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। चलो आगे क्या लिखा है, एक्ट ऑल्सो अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, सारे इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है विथ रिस्पेक्ट टू आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट के अंडर कुछ सेक्शन ने इस पर्टिकुलर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को ओवरराइड किया है। वो यूजुअली एग्जाम में वगैरह कुछ भी नहीं आता क्योंकि वो आरबीआई एक्ट का पार्ट है, लेकिन सिर्फ क्या बोल रहा हूँ कि पूरे इंडिया में जितने भी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ये चेक जो भी इशू होंगे उसके ऊपर गवर्न कौन करेगा, उसके ऊपर गवर्न करने का काम करेगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बट आरबीआई के कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस के अंडर कुछ लिखा गया है, उसमें ये लिखा गया है कि वो पर्टिकुलर सेक्शन दे विल ओवरराइड द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मतलब आरबीआई अगर कुछ कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दोज सेक्शन, तो वहां पे आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, आरबीआई एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्रोविजंस आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू हुंडीज। अभी ये एप्लीकेबल टू हुंडीज मतलब क्या, हुंडीज अभी के जमाने में एनफोर्स नहीं होते, लेकिन जो जितने भी पुराने हुंडीज वगैरह है उसके ऊपर अगर आपको गवर्न करना है तो वो कौन करेगा गवर्न, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। लेकिन मैंने क्या बोला, हुंडी अभी के जमाने में कोई देता नहीं है। अभी क्या दिया जाता है, अभी प्रॉमिसरी नोट ने उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीनिंग, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन अभी रहेगा। इट मीन्स अ डॉक्यूमेंट, तो एग्जैक्टली ये इंस्ट्रूमेंट यानी कि क्या है, इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक डॉक्यूमेंट, किस चीज का, विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। अभी ये ट्रांसफरेबिलिटी क्या होता है वो हम देखेंगे। विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, from one person to another by mere delivery or by endorsement and delivery, by mere delivery और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो यहां पे देखो कितनी चीजें आई है आपके सामने, एक तो ट्रांसफरेबिलिटी आई है, उसके बाद में वन पर्सन टू अनदर ये आया है, और उसके बाद में मेयर डिलीवरी भी आया है एंड एंडोर्समेंट भी आया है। अभी इसमें ये पूरा मीनिंग समझने के लिए हमें कम से कम अभी 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में हम फिर से ये इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन के ऊपर एक बार आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ट्रांसफरेबिलिटी देखना पड़ेगा, वो वन पर्सन कौन है, टू अनदर पर्सन कौन है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद में मेयर डिलीवरी क्या है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद में हमें एंडोर्समेंट क्या होता है वो देखना पड़ेगा। तो ये सारा डिस्कशन होने के बाद ही हमको समझ में आ जाएगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। अभी सिंस आपको ये कुछ भी पता नहीं है अभी के लिए, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मैं आपको 12th स्टैंडर्ड का एक एग्जांपल देता हूं, मतलब आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा। चलो यहां पे देखो, मिस्टर ए ड्रॉवर है, उसने बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया है। मिस्टर ए ड्रॉवर है, मिस्टर बी ड्रॉई है, और ए ने बाद में इस चीज को एंडोर्स कर, मान लीजिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, मिस्टर ए इज ड्रॉवर, मिस्टर बी इज ड्रॉई, एंड मिस्टर ए ने क्या कर दिया, बाद में इस इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर दिया मिस्टर सी को, सी ने डी को एंडोर्स किया, डी ने ई को एंडोर्स किया, ई ने एफ को एंडोर्स किया। इज इट अलाउड? यस, इट इज अलाउड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट यू द नंबर ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, डज नॉट रेस्ट्रिक्ट यू विद द नंबर ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब क्या, कितने भी टाइम पे आप उसको एंडोर्स या ट्रांसफर कर सकते हो, ये इन्फिनिटी तक आप कर सकते हो। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको रोकता नहीं है, मतलब ये एक्ट आपको ऐसे नहीं बोलता कि आप सिर्फ एक बार इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करो, या एक बार ट्रांसफर करो, या फिर 4 बार करो, या फिर 5 बार करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता। इट इज साइलेंट। इट इज साइलेंट मतलब क्या, आपको जितना बार इंडोर्स करना है तो आप कर सकते हो। अभी एंडोर्स क्या होता है, एंडोर्स क्या होता है ये आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, फिर भी एक बार चलो रिवाइज करके देता हूं। चलो इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ये एक सेलर था,
एंड ये एक बायर था। तो सेलर ने इसको 1 लाख रुपए के गुड्स सेल कर दिए थे। तो बायर बोला ओके आई विल पे। तो सेलर बोला ठीक है, एंटर इनटू बिल ऑफ एक्सचेंज विथ मी। तो ए बिकेम व्हाट, ड्रॉवर। उसने एक क्या कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, जहां पे उसने बिल ड्रॉ किया, किस पे, बी पे ड्रॉ किया, और उसको बोला कि पे मी और माई ऑर्डर, पे मी और माई ऑर्डर ₹1,00,000। यहाँ पे मिस्टर ए ने साइन किया, ड्रॉवर ने साइन किया, और बाद में बी ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ड्रॉवर ने साइन किया, बाद में ड्रॉई ने एक्सेप्ट भी कर लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज इन्फोर्सेबल हो गया। अभी उसने ड्यू डेट भी दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर तू क्या कर, आइदर यू पे मी और माई ऑर्डर। अभी और ऑर्डर इसका मतलब क्या है वो भी हमें बाद में डिटेल में देखना है। फिर से बोल रहा हूं, मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं अभी भी सब्जेक्ट में गया ही नहीं हूं। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए देने का ऑर्डर आपको दिया गया है। तो बाद में ए का और एक क्रेडिटर था, मतलब ए को किसी को और व्यक्ति को पेमेंट करना था, मिस्टर सी को। तो उसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसके ऊपर ट्रांसफर कर लिया, सी भाई तू ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, तू ले ले। मतलब इसका मीनिंग क्या रहेगा, अभी मिस्टर बी विल नॉट पे टू मिस्टर ए बट विल पे टू मिस्टर सी डायरेक्टली, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, एंडोर्स हो गया। लेकिन बाद में सी ने भी इसको एंडोर्स कर दिया मिस्टर डी को। तो और एंडोर्समेंट होने के बाद क्या होगा, अभी बी विल पे टू डी, और एंडोर्स कर दिया। तो उसके बाद में बी विल पे टू ई, और एंडोर्स हो गया एफ तक। एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये एंडोर्समेंट का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल। अगर मान लीजिए ये बिल 3 महीने का बनाया गया है, तो जब तक वो पीरियड खत्म नहीं होता, जब तक वो पीरियड मैच्योर नहीं होता, तब तक ही आप उसको क्या कर सकते हो, तब तक ही आप उसको एंडोर्स पे एंडोर्स, एंडोर्स पे एंडोर्स कर सकते हो। अभी ऑलरेडी 3 महीने का समय खत्म हो चुका है, उसके बाद में एंडोर्समेंट हो सकता है क्या, नहीं। तो मैच्योरिटी के दिन पे जिस भी व्यक्ति के हाथ में ये बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा उसको वो पेमेंट देना पड़ेगा, मतलब उसको वो पेमेंट मिल जाएगा। अभी ये क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो हम देखेंगे बाद में। तो यहां पे मैं क्या बोलने जा रहा था, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, लेट इट बी प्रोमिसरी नोट, लेट इट बी बिल ऑफ एक्सचेंज, लेट इट बी चेक, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अभी ये वन पर्सन कौन है, द होल्डर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अभी होल्डर का मतलब क्या है, उसके लिए भी हमें एक डेफिनेशन सीखना है। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट है वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को, बाय मेयर डिलीवरी, बाय मेयर डिलीवरी, मेयर डिलीवरी का भी एक स्पेसिफिक सेक्शन है, और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अभी एंडोर्समेंट क्या है उसको मैं पेंडिंग रखता हूं, ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एंडोर्समेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट भी देखेंगे, एंडोर्समेंट ऑफ चेक भी देखेंगे हम। तो यहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, बाय मेयर डिलीवरी ट्रांसफर कर सकता है, या फिर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो ये डिफरेंशिएशन क्यों आया है, इसके पीछे एक लॉजिक है, वो हम उस पर्टिकुलर सेक्शन में देखेंगे। तो चलो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये पूरा टॉपिक का डिस्कशन चालू होने से पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट इज promissory note, second is bill of exchange, and third is check. First is promissory note, second is bill of exchange, and third is check.